इरादा कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी। कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए। कुछ कर पाए कुछ बन पाए एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना जाएगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life. थैंक यू मैम। तो बच्चों, आज की मीटिंग हमारी खास होने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं, मीटिंग का जो टाइटल है वो है एंजॉय ईटिंग हैक्स फॉर T1D। हैक्स का आपने कई जगह नाम सुना हुआ। हैक्स मीन्स बस कम समय के अंदर अच्छी अच्छी चीजों को चुरा लो। और किस तरीके से अच्छी अच्छी चीजों के साथ आज आपको कुछ टिप्स के लिए आज हमारे बहुत सारे मेहमान हैं। तो मतलब आज की मीटिंग ही कुछ स्पेशल है। जैसे नाम भी लिखा हुआ है, कूल मंथली जूम मीटिंग। तो सभी का समर समझ लो कि विंटर में बदलने वाला है। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बुलाते हैं आज के हमारी मॉनिटर अमृता रूपानी। यस अमृता रूपानी, यू कैन स्टार्ट नाउ हमारी आज की मीटिंग। थैंक यू अनिल सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी सेकंड संडे की जूम मीटिंग में। आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक है, जैसा कि सर ने बताया, एंजॉयिंग ईटिंग हैक्स फॉर T1DMs। आज की हमारी T1D हीरो है मिस सुदेश चुग। आज के हमारे स्पीकर में है मिस रिद्धि मोदी। आज के हमारे पैनलिस्ट में है चुग परिवार एंड डॉक्टर अंजू वीरमानी मैम। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर अंजू वीरमानी, डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल एंड मिस इशिका। आज के हमारे मॉडरेटर्स में है अमृता रूपानी एंड वोट ऑफ थैंक्स में है मिस्टर जितेश वाधवा एंड मिस हिमानी। तो इस मीटिंग को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल की ओर। आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू अमृता। तो आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमारे रमी छाबड़ा सर, जो कि योगदान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हैं, और बिंदिया छाबड़ा जी, जिनके सानिध्य में हमारा 2009 से योगदान फाउंडेशन का प्रोग्राम स्पेशली फॉर T1 डायबिटीज के बच्चों से चल रहा है। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आगे भी चले और हर जगह जिस तरीके से अब तक इन्होंने सहयोग दिया है आगे भी देते रहे। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी मेंबर्स का जो YDF के साथ जुड़े हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन हर प्रकार से YDF के बच्चों के लिए आगे बढ़ के वो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रिद्धि मोदी जी आज की हमारी स्पीकर हैं, और जो आज के हमारे हीरो और फैमिली हैं वो हैं डॉक्टर सुदेश चुग जी, जो कि मदर भी हैं, नानी भी हैं। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी सूची मैम को कि वो अपने एक परिवार का इंट्रोडक्शन करेगी। किस तरीके से सुदेश जी ने बचपन से, उस समय जब कि डायबिटीज का इतना वो भी नहीं था, मैनेज करने के संसाधन भी नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्राउड्स या ऐसे जो टीम्स है जो आज के टाइम पे केयर टेकर्स ग्रुप है वो भी थे। तो उस कंडीशन में किस तरीके से मैम ने मैनेज किया, और आज जो सुजीत चुग जी है पूरी दुनिया में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपके लंबे एक्सपीरियंस को भी, और आज के हमारे हीरो सुदेश मैम। यस, वेलकम सुची मैम। सुची मैम, आप अनम्यूट है, सॉरी। सुची मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आपको मेरी आवाज सुन रही है? हाँ जी मैम, प्लीज। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद डॉक्टर अंजू। मैं
देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और आपने कुछ लोगों ने मेरी बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी, पर वो कहानियां घर से ही पैदा होती हैं। इसीलिए आज जो हमारे हीरो हैं, अम, वो मेरी मम्मी है, और आज मदर्स डे भी है। तो मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आपको एक मतलब मम्मी मैम से आप सवाल और आगे पूछे। बढ़े उससे पहले आप थोड़ा कैमरा कर सकते हैं क्या, ताकि मैम अच्छे से दिख सकें। मिसेस चुग उतने अच्छे से दिख नहीं रही। हाँ जी, जी, आप दिख रहे ये हैं। बात है। जी, फर्स्ट क्लास। थोड़ा इनको सेंटर कर सकते हैं मैम। जी, फर्स्ट क्लास। तो मैं ब्यूटीफुल। इसकी शुरुआत मैं तब से करूंगी जब मैं डायग्नोज हुई थी टाइप 1। इनफैक्ट मेरी डायग्नोसिस भी मम्मी ने ही की थी, क्योंकि मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं बहुत वजन लूज कर रही थी, और मम, अम, मम, कहा गया कि डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी बेटी को साइकोलॉजिकली वीक कर रहे हो। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, कुछ तो है मेरी बच्ची को। टाइम बीतता गया। मैं बेड वेटिंग नहीं करती थी, पर मैं रात को उठती थी, पानी पीती थी और फिर सो जाती थी। और मम्मी ने यूरिन के पास चींटियां देखी, तो उन्होंने फिर एक डॉक्टर को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डायबिटीज है, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम, तब रेडियो में एक प्रोग्राम आता था, बहनों का प्रोग्राम, उसमें सुना कि जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उनको डायबिटीज बच्चों में भी हो सकती है। तो उन्होंने कोरिलेट किया कि बेड वेटिंग नहीं करती पर रात को जरूर उठती है, तो ये शायद डायबिटीज है, एंड वो डायबिटीज ही निकली। और उससे पहले कि आप सवाल पूछे, मैं सभी स्पेशली पेरेंट्स को वो किस्सा सुनाना चाहूंगी। जब मैं डायग्नोज होकर स्कूल वापस चली गई, मुझे आज भी याद है, मेरी साइंस की टीचर ने एक बार मुझसे पूछा कि आपको इंजेक्शन कौन लगाता है। तो मैंने कहा मेरी मम्मी लगाती है। तो कहती हैं कैसे, मैं तो कभी अपने बच्चे को इंजेक्शन ना लगा पाऊं। मैंने यही सवाल आकर मम्मी से घर में पूछा, तो मम्मी ने कहा अपनी टीचर को कहना, इंसुलिन मेरे बच्चे का जीवन है और माँ बच्चे को जीवन देती है, इसलिए मैं लगाती हूँ। तो जब हम इस बात को समझते हैं तो अपने आप में एक स्ट्रेंथ आ जाती है। और मैं यही सबको कहती हूँ कि मैं यहाँ तक इसलिए पहुंच पाई क्योंकि वो स्ट्रेंथ मेरे पास आई थी। तो यही इस प्रोग्राम का भी मकसद है। और अब आपके सवाल, और मम्मी पूछिए। चलिए, सवाल नहीं है, लेकिन सबसे पहले मदर्स डे की मम्मी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी माताएं जो भी आज बच्चों की जुड़ी हुई हैं, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी मदर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। ईश्वर ऐसा दिन हमेशा मनाए, क्योंकि मदर्स डे आई थिंक सारे फेस्टिवल से सारा ऊपर होना चाहिए ये। और मदर्स जो सुदेश जी हमारे सामने बैठी हैं, इनको देख के लगता है कि अगर एक बच्चे की सक्सेस के पीछे मदर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो भी मदर्स हैं आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समझ लीजिए कि आपके बच्चे की सक्सेस के पीछे भी आप ही का रोल होगा। आप ही हैं जो उनके 24 आवर्स उनकी केयर में होते हैं हर तरीके से। तो सुदेश जी से मैं ये कहूंगा कि आप सभी मदर्स को इंस्पायर करने के लिए छोटी सी अपनी जर्नी बताएं, और उनको एक टिप्स भी दें कि किस तरीके से वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, ताकि मेरे उनके। कुछ सवाल हैं अनिल जी। हाँ जी, आप उनसे कहानी शुरू करिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। मैम मुझे आप 1 मिनट दीजिए, पर मैम अगर शुरू करें तो मेरे कुछ सवाल हैं। जी मैम, प्लीज शुरू करें मैम। सुदेश मैम, हम सब सुनना चाहते हैं आपको। जो भी कहना चाहते हो। कैसे शुरू पता लगा कैसे इसका वजन भी कम ही होता जा रहा था, और कमजोर, जैसे सिर्फ स्किन की ऊपर लेयर होती है और हड्डियां ही हड्डियां दिखती। मैं हर वक्त चिंता करूं क्या है। मेरी बड़ी बेटी NDRI में MSc कर रही थी, कहती है मम्मी इसको शिकंजवी दो, मतलब नींबू पानी मीठा, वो देती थी। सबसे ज्यादा डाइट इसी बच्चे की करती थी, भाई ये ठीक हो, मतलब तंदुरुस्त रहे, पर ये कमजोरी होती गई। फिर प्रोग्राम सुनते सुनते, जैसे शिची ने बताया आपको, फिर मैंने कहा कुछ तो है।
डॉक्टर ने एक बार हमने करनाल सिविल अस्पताल डॉक्टर को दिखाया तो उसने इसको 2-3 बार वायरल हुआ था। तो वायरल में कफ सिरप देते नहीं, खांसी का सिरप। मैं कहूँ मतलब खांसी का सिरप दो, कुछ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर धीरे धीरे मैं अपने आप ही, हमारे भतीजी है उसके हस्बैंड थे डॉक्टर, मैंने कहा बेटे ये मुझे लगता है कि इसको प्यास भी लगती है, रात को उठती भी है, भूख भी बहुत लगती है, कुछ तो है इसे। और हमारे टॉयलेट में चींटियां सी काले वो आते हैं। तो कहते हैं, मैंने कहा इसको शुगर तो नहीं? वो कहते हैं सिम्टम तो उसी ओर जा रहे हैं। कहते हैं हमारे घर के पास लिबर्टी थी, सवेरे आप टेस्ट करा लो। टेस्ट कराया तो 500 कुछ निकली। फिर हम अस्पताल ले गए इसे। तो मैम आपको जब इंसुलिन बताया गया था तो उसके अलावा आपने कोई और इतने सालों में इलाज ट्राई किया कि होम्योपैथी या आजकल आयुर्वेद का बड़ा रामदेव जी का बोलबाला चल रहा है कि हम इलाज कर देंगे, आपने कुछ ट्राई किया? ट्राई तो ऐसे किया, हम ये 1 हफ्ता अस्पताल में दाखिल रही थी। इंसुलिन की डोज सेट करने के लिए डॉक्टर ने रखी थी। तो वहाँ कोई ना कोई जैसे स्टाफ आता है, कहते हैं आप आयुर्वेदिक कर लीजिए, होम्योपैथिक तो हमें किसी ने नहीं कहा कि तो हमने कहा ठीक तो हो लेने दो। हमें ये नहीं पता था कि सारी उम्र ही इसको लगाना है। तो फिर पता लग गया, शौक तो लगता ही है, माँ बाप है। तो मैम आपने परिवार में बताया लोगों को या आपने छुपा के रखा? नहीं, हमने सबको बताया था, ये छुपाने की क्या बात है। फिर मीठा नहीं, कहीं भी जाते, शादी में, पार्टी में, कहीं भी जाते तो कुछ ना कुछ ऑफर तो कोई करता है, दूध चाय भी, तो मीठा। मैं कुछ ऐड करूंगी इसमें कि शुचि मेरे से 10 साल छोटी है। तो मेरी मैरिज हुई थी 91 में। तो बाकी जैसे रिलेटिव्स थे, अच्छा बताओगे बताओगे, तो मेरा सबसे वही था कि नहीं, छुपाना नहीं है। तो द फर्स्ट मीटिंग आई हैड विद माय फियांसे, आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे है, तो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इसमें मतलब छुपाने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब ये बड़ी हो गई थी तब भी कईयों ने कहा कि आपकी बड़ी 2 बेटियां, उनकी शादी में, मैंने कहा जो होगा, तकलीफ होगी, रिश्ते ढूंढ, कुछ भी होगा, हम छुपाएंगे नहीं किसी से। फिर इसकी बारी आई तो भी कहते हैं ना बताओ, कई कह देते थे ऐसे ही रिश्ता कर लो। तो हमने कहा ना, हमने बताए बगैर तो बिल्कुल नहीं करते। तो मैम इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। शुचि से मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ। शुचि मैम, आपकी एज कितनी है? अभी तो मैं 45 इयर्स की हूँ। तो ये कितनी पुरानी बात हो गई? 30 साल पुरानी बात हो गई ना? देखिए, जब मैं 11 साल की थी तो 35 साल पुरानी बात हो गई। 35 साल पुरानी बात हो गई। तो 35 साल पहले ये सब हिम्मत करके फेस करना बहुत बड़ी बात थी। अब तो बच्चों के लिए काफी आसान हो गया क्योंकि सबको टाइप 1 की जानकारी है। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टाइप 1 है, तब नहीं थी। पर आज भी मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि जब आप छुपाते हैं, आप कहीं ना कहीं ये सिग्नल देते हैं अपने बच्चे को कि ये चीज कोई बहुत गलत चीज है, जिसको पता होना कोई गड़बड़ है। तो ये सिग्नल मुझे कभी नहीं मिला कि ये कोई गड़बड़ है। और अल्टीमेटली जब किसी को भी पता लगता था तो आई थिंक बच्चे हीरो बन जाते हैं, चाहे कोई माने या ना माने, बच्चे हीरो बन जाते हैं अपने आप में। सो दैट गिव्स अपने आप में एक मोरल बूस्ट था। तो मैम आपने खाने में इनके क्या बदलाव किया उस समय? जैसे डॉक्टर ने कहा था, क्या कहते हैं, जैसे नॉर्मल खाना खाते हो आप वैसे ही खाना है, पर इसको इकट्ठा नहीं देना, भाई थोड़ा थोड़ा करके दो। जैसे 2 परौंठियां खाती है तो 1 परौंठी खा ले, साथ लस्सी का गिलास, या जैसे दूध पीती है तो दूध दे दो, स्टफ परौंठी दे दो, थोड़ी देर बाद दूध दे दो।
स्कूल जाती थी। रेगुलर की पीक आती होगी, उसको कवर कर दिया होगा ना मिड मील स्नैक करके। वंडरफुल। तो एक परांठी इसको स्कूल में साथ दे देती थी, भाई एक खाइए, भूख लग गई जाएगी बच्चे को, तो फिर ये स्कूल में भी खा लेती। इसकी मैडम को भी हम बता के आए थे कि जब ये कहे कुछ घबराहट होती है या कुछ होती है, भूख लगी है, वॉशरूम जाना है, तो इसको प्लीज जाने देना। तो मैम ये रिकॉर्डिंग तो हम अपने स्कूल वालों के साथ हमेशा शेयर करेंगे। हाँ जी, जब शुचि स्कूल गई थी, तब शायद स्कूल्स में भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो बट नाउ लाइक आई सी कि हम अपने स्कूल में अलाउ करते हैं, जो डायबिटिक बच्चे हैं उनको स्नैक्स भी रखना अलाउ करते हैं, अगर उनको बीच में कुछ खाना है इवन विद इन द क्लास तो भी अलाउ करते हैं। तो मैम अर्श को जब पता चला टाइप 1 डायबिटीज, तो तब आपको कैसे लगा? आपने तो इतनी हिम्मत दिखाई कि शायद उस समय भी आपने उतनी हिम्मत दी होगी दुनिया को। नहीं, हिम्मत तो बेटे करनी पड़ती है। मैं इसको भी सिखाती थी। हम ये हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो मैं कहती थी बेटे ये शाम को मैं इसको साथ वाले मंदिर में ले जाती थी हॉस्पिटल में, क्योंकि हमने प्राइवेट वार्ड में कमरा लिया हुआ था। तो वहाँ मंदिर पे आदर्श वाक्य लिखे हुए होते हैं। तो मैं उस पे लिखा था, मानने से दुख दुगना और ना मानने से आधा रह जाता है। अब हम इसको मानेंगे, जीना तो हमने इसी के साथ ही है। मैंने कहा बहादुर बन बच्चे, तुझे अपने पैरों पे भी खड़े होना है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, ये कहते क्यों नहीं, सब कुछ कर सकती है ये। तो मेरी अब अगला सवाल अंजलि जी से है कि आपके कुकिंग और डाइटरी हैबिट्स में डायग्नोसिस से कितना फर्क पड़ा? बेसिकली जब शुचि को डायग्नोज हुआ था तो हम सबने एज अ सपोर्ट फीका मतलब मीठा छोड़ दिया था फॉर सम टाइम। I won't say always, पूरे परिवार में कोई भी मीठा नहीं खाता for some time, but slowly हमने स्टार्ट कर दिया था, but yes for some time we stopped। एक साल छोड़ दिया था। उसके बाद yes, when I got married, when I started managing the kitchen on my own, तो हाँ मैंने अपने बच्चों के लिए उसी चीज को ध्यान रखते हुए कुछ जो ध्यान में किया। एक तो होममेड स्नैक्स, बाहर का खाना कम, क्योंकि that can preservatives, additives, they can affect your body। दूसरा, बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो उस स्पेशली 9-10 years में, तो I had to think of innovative ways। तो जैसे सब्जी को आटे में गूंद दिया, पालक को आटे में गूंद दिया, तो बच्चों को एक वो कर, अच्छा आज ग्रीन रोटी खाएंगे, आज येलो रोटी खाएंगे, आज पिंक रोटी खाएंगे, वो चुकंदर का वो करके, देन पालक को करके उसमें राइस में डाल दिया, ये अरेबिक राइस है, चलो ये न्यू डिश है। तो इस तरह से यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग चिल्ड्रन। उसके बाद एक्सरसाइज एंड प्लेइंग, दैट उसको डेली शेड्यूल में ऐड करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट विल keep the child active and the chances of getting any sort of disease will decrease। दूसरा, एक और चीज जो मैंने की वो था कि हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कभी यूज नहीं किए। अगर वो स्वीटनेस के लिए कुछ चाहिए भी था तो सब हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स, जैगरी, हनी, या अनदर वेरी गुड स्वीटनर इज एप्पल सॉस। उसको आप किसी भी चीज में मिक्स कीजिए, एप्पल को ग्राइंड करके उसको किसी भी चीज में कीजिए, वो स्वीट टेस्ट थोड़ा सा आ जाता है। तो ये कुछ चेंजेस थी। बिसाइड्स दैट, एक और चीज जो मेरे एक्सपीरियंस में आई, जो मैं नए पेरेंट्स जिनके बच्चों को डायग्नोज होती है डायबिटीज, उनको मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, गिविंग I would say giving a balanced approach। Don't be over sympathetic with the child, give him a practical and balanced approach।
ताकि उसको ये ना लगे कि हाँ मेरे साथ कुछ पता नहीं क्या हो गया है, और साथ ही दूसरे बच्चों को भी ये नहीं फील हो कि हाँ ये अब स्पेशल हो गया, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो वो अप्रोच जो है, बैलेंस्ड अप्रोच, वो बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। और रुचि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दैट्स अ रियली गुड सेट ऑफ इनसाइट्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो गई। रुचि जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि तब और अब में आपने मैनेजमेंट में कितना फर्क देखा? अब में और अब में दो तीन चीजें हैं जो बहुत फर्क पड़ गई हैं। एक तो इंसुलिन की अलग अलग टाइप्स हो गई हैं। तब एक स्टीरियोटाइप 30-70 काइंड ऑफ सिस्टम था जो दिन में 2 बार लगना है। अब एक लॉन्ग एक्टिंग आपकी बेसल चली रही है और वो आप शॉर्ट एक्टिंग जिस मर्जी टाइम दे दो। जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल बताऊं तो मेरा बेटा ही इज 19 नाउ, पर उसको कितने सालों से हुआ मैम? उसको कितनी एज पे हुआ मैम? पिछले 10 साल से। तो 35 साल पहले और 10 साल में बहुत फर्क आ गया, 25 साल में फर्क है। मतलब एक मॉनिटरिंग का बहुत इशू, अब चेंज बहुत आ गया है। पहले मुझे अभी भी याद है, हम एक बर्नर लेकर और टेस्ट ट्यूब में यूरिन डाल के और उसका कलर चेंज चेक करते थे। या फिर मेरे ख्याल से शायद इसको शुगर होने के 10-12 साल के बाद शायद यहाँ पे ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल हो पाए थे, वो भी बहुत लिमिटेड था। नाउ यू कैन, स्ट्रिप्स बहुत महंगी थी ना। अब ये है कि अब ग्लूकोमीटर इजीली अवेलेबल है। अब सारे बच्चे ऑलमोस्ट सीजीएम पे हैं, तो वो बहुत चीजें फर्क पड़ गई हैं। दूसरा मुझे लगता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। आज की डेट में बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो वो उनका डिसिप्लिन कह सकते हैं, कम कह सकते हैं, हो गया है। लेकिन ठीक है, दैट एज पेरेंट्स वी हैव टू मैनेज। नहीं, बट एज सच मैं ये कहूंगी कि बच्चों को कभी ये ना कहिए कि आप ये कर नहीं सकते। अब मेरा नेफ्यू जो है वो जिम भी जाता है एंड ही हैज गॉट गुड मसल्स आल्सो। अभी उस दिन मैं उसके साथ जिम में ही थी, तो कोई प्लैंक्स का कोई कंपटीशन कर रहे थे, उसमें ग्रोन अप्स भी थे, तो ही वाज लाइक 3rd उसमें था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई वाज देयर टू चीयर हिम अप। तो मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब फाइंड एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर देयर आर प्लेयर्स, देयर आर पीपल हु वर डायबिटिक। फाइंड एग्जांपल्स टू एनकरेज योर चिल्ड्रन। आई थिंक सबसे जरूरी बात है कि मेंटल संतुलन हो तो फिर सब है। अगर दिमाग ठंडा है, कूल चीज है, तो फिर जग जीत लिया, और नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। जी रुचि जी। और बहुत बड़ी चीज जो चेंज है, अब बच्चे बहुत अवेयर हैं डाइट का रोल, फिटनेस का रोल। मेरा बेटा he has been running since he was 11 or 12. इवन मैराथन में भी 10 किलोमीटर में he has won prizes. जिम में तो अब रनिंग उसने कम कर दी है, बट वीकली बेसिस पे अभी भी करता है। बट he is into gymming now. मतलब जो 3-4 साल पहले he was a skinny kid, now he's a well grown up. He's a like muscular grown up boy. ये शिची तो हड्डियों का ढांचा हो गई थी। नहीं, देखिए उस टाइम इसमें सबको एक अगर टिप दूं, उस टाइम मॉनिटरिंग नहीं थी। तो आप जब मॉनिटर नहीं करते, और जब कई बार पेरेंट्स आज भी पूछते हैं कि 2 डोजेस से 4 अच्छी नहीं है, 4 डोजेस से, तो मेरा यही आंसर होता है तब आपको सारा कुछ करना पड़ता है। यानी आपको एक पर्टिकुलर, अगर एक्सरसाइज का भी एक टाइम है तो वही रखना पड़ेगा, और वो भी नहीं पता कि वो फिट होगा कि नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे अपने घर में मैंने सबसे कम एक्सरसाइज की है, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्वेश्चन इज हाउ डिड यू मैनेज द हाइपोस? आप किससे, डॉक्टर शिची के लिए या मेरे लिए या मम्मा के लिए? मम्मा के लिए। उन्होंने लिखा एट दैट टाइम। राजीव जी भी हमारे बहुत हीरो हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया हाइपोस? वैसे इसको हाई पे हम होने ही नहीं देते थे। ये ना जैसे होमवर्क के करती, सारे पलंग पे ना अपनी बुक्स फैला के करती थी। जब ये लेट जाती थी करते, मम्मा मैं थक गई, तो मैं क्या कुछ खाना है, कहती है क्या
भाई कुछ खिला, कभी संतरा दे दिया, कभी शाम को तो 1 गिलास दूध का पनीर बना देती थी, उस पे हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के दे दिया, खा लेती थी। मेरे को अपने डायग्नोसिस के 4 या 5 साल तक कोई हाइपो नहीं हुआ। हाँ, कोई हाइपो नहीं हुआ, बट बीच में मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद हैं, जब स्पेशली जब ये कॉलेज में थी तब इसको 2-3 बार घर पे हुआ है हाइपो, बट वी वर विजिलेंट। तो जैसे लगता था कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है या थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है या कुछ भी है, तो वी इमीडिएटली वही कुछ इसको शुगर वाला या कुछ, लाइक we all were quite vigilant, like it was everybody's support. मुझे एक बार याद है, मेरे पास ऑफिस में आई थी ये, एंड दैट इज आई थिंक शी वाज 21 और 21 बाय देन, और ये मेरे पास ऑफिस में आई एंड हमें ऐसे ही मूड बना, तब सबवे नया नया खुला था कि हम सैंडविच खाने चलते हैं, और इसको उस टाइम इतना हाइप हुआ था, एंड उस वक्त फिर मैंने उसको लेमनेड और वो सारा कुछ बाहर जाके भी अब यही चीजें मिल सकती हैं, तो जूस, और वो इतनी अवेयरनेस तब नहीं होती थी। आज की डेट में तो किड्स कीप अ जूस पैक विद देम और एनीथिंग, बट हाँ, तब हमारे पास इतनी कुछ ऐसे पैकेज चीजें भी नहीं होती थी अपने साथ रखने के लिए, रिसोर्सेज भी नहीं थे। हाँ, पैकेज चीजें तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, होती भी नहीं थी। अब जो है बहुत ऑप्शंस हैं। पैकेज मिलते थे, बहुत महंगे मिलते थे। एक्चुअली क्या था, पहले जैसे मम्मी बता रहे हैं कि हाइपो हुआ भी नहीं और बहुत छोटा छोटा खाना था। एक्चुअली मेरी डाइट बहुत कम थी टिल लाइक मैं पीजीआई में आई, जब पापा की ट्रांसफर करनाल से चंडीगढ़ हो गई, तब मैं एक बार एडमिट हुई हूँ इस पूरे 35 साल में। तो तब एक डॉक्टर से मम्मी की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब 10 साल का बच्चा एक कुर्ता डालता है, अगर वही 14 साल के बच्चे को कुर्ता आए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, कहते अब वो वाली जो डाइट थी उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर वो बढ़ाकर इंसुलिन भी बढ़ाई गई, तो वो हुआ, और उस तरह वो हुआ। मतलब मैम ने काफी डॉक्टरों को काफी डायबिटीज सिखाई है। क्या कहते हैं? मैम आपने काफी डायबिटोलॉजिस्ट को ज्ञान दिया, उससे उनको भी फर्क पड़ा होगा कि बाकी बच्चों को ट्रीट करने में मदद मिली होगी। आई थिंक जो सीजीएम का मेंशन है ना, वो भी ऐसी फैमिली को देख के हुआ है जो 24 आवर्स बच्चों पे फोकस रखते थे। इससे पता लगता है कि एक ही मेंबर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, अगर घर में 4 मेंबर है और वो जिसके भी सराउंडिंग एरिया में आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी है बच्चे को फेस से, बॉडी से महसूस करे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कंडीशन हो सकती है। और अब तो इवन लाइक एप्स इतनी अवेलेबल हैं टू मॉनिटर। अब मेरे शुचि ने ही मुझे बताया था कि उसकी कोई, आई डोंट नो शुचि ने बताया था किसने, कि कोई लड़की है, उसका ब्रदर यूएस में है, बट स्टिल ही गेट्स एन अलर्ट इफ शी इज गेटिंग एन हाइपो। वो सीजीएम के थ्रू। हाँ, तो अब तो इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है ना बच्चों के लिए, द मॉनिटरिंग हैज बिकम मच इजियर नाउ। So shall we move to now? The game of monitoring. That's true. So shall we move to our talk now, Shuchi? जी जी। मैम, आपका हम सब पे अगर सहारा रहे और आपकी हमारे सब पे ब्लेसिंग्स रहे, तो आई थिंक हम आगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जैसे आपने शुचि को बड़ा किया, अर्श को बड़ा किया, आप हम सबको प्लीज सपोर्ट दीजिए। और आप अभी बने रहिए, बिकॉज पैनलिस्ट आपने वापस आना है। शुचि, रिद्धि जी से सुनते हैं फैक्ट्स अपने। बिल्कुल, और थैंक यू मैम। मिलते हैं या अभी आप बने रहिए, आप कहीं नहीं जा रहे हो। इवन बच्चों में जितने भी ज्वाइन करे हुए हमारे मेंबर, सबसे यही कहूंगा कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है ना, चैट बॉक्स में लिखते रहे। हमने सारे क्वेश्चन लेने, बेफिक्र रहिए। सुदेश जी, रिद्धि जी से और मैम से हम पूरे आंसर लेंगे। थैंक यू मैम, एंड बहुत बहुत स्वागत है रिद्धि मैम आपका। हैक जानने के लिए बच्चे सब बेताब हैं। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच YDF, मुझे फिर से दोबारा बुलाने के लिए। अब YDF एक परिवार जैसा है मेरे लिए, और अनिल जी का सपोर्ट, अंजू मैम का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है कि आज के बच्चे जो YDF से जुड़े हैं, उनको इतना सारा ज्ञान, डायग्नोसिस, मेडिकल सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट मिलता है। और जब हमारी डायग्नोसिस हुई थी तो हमें ढूंढने जाना पड़ता था कि हम किससे क्या पूछे। तो इस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिए मैं YDF को मेरी तरफ से
थैंक यू बोलती हूँ कि इन बच्चों का आप सहारा हो। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे एंड एक्चुअली इतना इंस्पायरिंग लगा शुचि मैम और उनकी फैमिली से सब बातें सुन के। ऐसा है कि जब पहले डायग्नोसिस हुई होती है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसके सामने हम सबका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। बट बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा उनकी स्टोरी सुन के, और उनकी मम्मी जी सुदेश जी का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेडिकल सपोर्ट भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर है कम्युनिटी सपोर्ट। तो आप जैसे और दोस्त हैं और लोगों को जानते हैं, उनसे जुड़े रहें। और सब बच्चों को मैं पहले एक थैंक यू से शुरुआत करते हैं कि जैसे आज मदर्स डे है, और ये महीना जो है मई का, वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है। तो वी हैव टू से अ लिटिल थैंक यू इन आवर हार्ट कि हमारे घर में जो हमारे केयर गिवर्स हैं, हमारे मम्मी पापा, खास करके आज मम्मी को जरूर थैंक यू कहें, क्योंकि वो आपकी इतनी अच्छी देखभाल करती हैं। और जैसे अंजू मैम हैं, वो हम सब के लिए मम्मी बराबर है। तो मेरे दिल से उनको बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हमें जो भी मेडिकल सपोर्ट मिलता है, हमें लगता है कि हम इस बात में बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन बार बार हम रुकते हैं और फिर हम मेडिकल और साइंटिफिक नॉलेज पाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो भी करें आगे चल के वो बहुत कॉन्फिडेंस से और हम सही तरीके से करें। तो हैक्स तो हम बिल्कुल सीखेंगे आज, थोड़े बहुत जो मेरे हैक्स हैं मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन मेरी पहले एक डिस्क्लेमर या आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप जो भी इस्तेमाल करें, जो भी आप अपने जीवन में आजमाएं, पहले आप वो साइंटिफिक और मेडिकल डेटा आपके डॉक्टर से बात करके, डिस्कस करके फिर करें। और आप बिल्कुल मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि आपको पता चले कि इसका इम्पैक्ट आपके लेवल्स पे कैसा है। जो इम्पैक्ट मेरे लेवल पे होगा, वो आपके लेवल में उसका अलग तरीके से इम्पैक्ट होगा। तो ये बात बहुत जरूरी है। और टाइप 1 डायबिटीज मैनेजमेंट में जो बात मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज लगती है, वो मैं पहले शेयर करती हूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि माइंड को कैसे टाइप 1 डायबिटीज मैनेजमेंट की तरफ ले जाना। जैसे शुचि मैम के मम्मी जी ने हमें बताया कि हमें स्ट्रांग होना है, और जैसे उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आप सब कुछ खा सकते हो, तो रोज आपको अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाना है। और यस, आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन किस तरीके से खाना है, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब आप कोई भी मील की शुरुआत करते हो, चाहे सुबह आप मिल्क या स्नैक या चाय या कॉफी, पहले आपको हर मील के पहले जो भी आप भगवान में मानते हैं, या जो भी आपके फैमिली में एक छोटी सी प्रेयर कहेंगे, और आप ये पहले कहेंगे कि लेट दिस फूड नरिश मी, मतलब जो भी मैं खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उसका मुझे सही पोषण मेरे शरीर में मिले। तो ये एक मेरी प्रार्थना है कि आप भी ये ट्राई करें, और आप खाना देख के डरे नहीं कि ओ ये खाने से स्पाइक होगा या ये मुझे नहीं खाना चाहिए। आप खाने से, फूड प्रोडक्ट से सबसे आप दोस्ती पहले करें, आप समझें उसको, और आप अपने बॉडी को भी समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करें। जब हम इस बात में जाते हैं कि जैसे ये फूड खाने से मेरे बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और हम उस पे ध्यान देते हैं, तब योर बॉडी विल टॉक टू यू। आपको इस चीज की वो संदेशा देगा कि ये खाने से मुझे ज्यादा थकान होती है तो मेरा हाइपर हो रहा है, या ये खाने से मुझे एनर्जी मिलती है जैसे मैं स्पोर्ट्स में और अच्छा कर सकूं। तो ये सारी बातें कब हमें समझ में आएंगी, जब हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, एकदम माइंडफुली सोचेंगे कि क्या खाने से ताकत मिलती है और किससे हमें क्या इम्पैक्ट होता है। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ऑर्डर, विधि मैम, could we make it a little more bilingual? हाँ जी, bilingual. So English and Hindi both okay? Both. Thank you. So for the order of food is very important. So I realized this जब मैं एक बार हॉलिडे में थी, तो मुझे realized कि हम जो भी खाना खाते हैं, sorry I think whatever food we eat, हम
क्या ऑर्डर में खाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आपको फाइबर कंज्यूम करना है, जैसे सैलेड हो गया। अगर आपको सैलेड बनाने का टाइम नहीं है, अगर आप बाहर जा रहे हो, तो आप खीरा, टमाटो, cucumber and tomato, you can take slices in a small box with you, so much so that many times when I get invited for dinner, I carry my little salad with me. I eat it in the in transit. जब मैं वहां पहुंचने वाली हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो नहीं मिले, तो मैं ले जाती हूँ। तो पहले आपको फाइबर खाना है। सेकंड इन ऑर्डर इज द राइट प्रोटीन। So try to include any form of protein, whether you are vegetarian, non-vegetarian, depending on your choice of food. If you like paneer, if you like tofu or eggs or any other form of plant-based protein, please try to include that in your diet. If you have enough fiber and protein, आप देखोगे कि your sugar levels, the way your graph is, or whatever form of testing you are using with your glucometer or with the CGM, आपको पता लगेगा कि there will be no sharp spike. So इसको आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। इसके बाद थर्ड है राइट गुड फैट। सो नट्स है या और भी कोई तरह के गुड फैट्स, एवोकाडो या कोई भी और तरह के गुड फैट्स आप खा सकते हो। जैसे घी है, अगर आप रोटी खा रहे हो उस पे आपको थोड़ा सा घी लगाना जरूरी है। आप दाल चावल खा रहे हो, एक आधा चम्मच, क्वार्टर चम्मच, छोटी सी चम्मच घी डाल देंगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बाद में आप कार्बोहाइड्रेट खाने वाले हो उसका स्पाइक इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़े कंट्रोल लेवल में जाएगा। तो ये गुड फैट भी इतना ही महत्वपूर्ण है। और फिर लास्ट में आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट में आप जो भी रोटी चावल आप पसंद करते हैं ये आप खा सकते हैं, लेकिन रोटी में मेरी रिक्वेस्ट होगी व्हीट एंड मैदा कंट्रोल में करें या अवॉइड करें। अगर आप मिले खा सकते हो जैसे ज्वार, बाजरा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर आप दो तरह के आटे कंबाइन करके आप रोटी बनाएंगे, आप देखोगे उसमें ब्लड शुगर की स्पाइक एकदम से हाई नहीं होगी, वो धीरे धीरे होगी। और उसमें थोड़ा घी यूज करना बहुत जरूरी है। आजकल के जेनरेशन में हम घी की बात ही नहीं करते, हमें ऐसे लगता है कि घी खाने से कोई फैट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। राइट प्रपोर्शन में हर चीज का बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? राइट ऑर्डर ऑफ फूड, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, और फिर लास्ट में कार्बोहाइड्रेट। तो इस पे मैंने एक कहानी बनाई है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हमेशा मैं अपने आप को क्या याद कराती हूँ, जो आपका शरीर है, वॉट एवर योर बॉडी इज, इट इज लाइक अ दरबार। ओके, सो ये दरबार में सबको आना जरूरी है, फाइबर जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, लेकिन ये जो सब्जी दाल ये भी जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि फाइबर, प्रोटीन, जो सब्जी दाल सैलेड, ये सारे राजा और रानी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपको कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है क्योंकि आपको ताकत भी आनी चाहिए। आप दिन भर स्कूल जाते हो, यू आर गोइंग टू कॉलेज, यू नीड एनर्जी, यू वांट टू प्ले स्पोर्ट्स, इवन टू यूज योर माइंड इन स्कूल फॉर स्टडीज, यू नीड फ्यूल। सो कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू गिव यू फ्यूल, but carbohydrate in the right proportion will give you fuel, but little excess or a lot excess will make you very sluggish and dull. So in school, do you want to be dull or do you want to be fresh, and do you want to really work well in your classes? When you go to play on the field, जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हो तो आपको ऐसे थकान सी महसूस होती है, तब आप याद करते हो मैंने आज क्या खाया था। एक स्लाइस टोस्ट जरूर ज्यादा खाया था, तो 2 स्लाइस के बदले अगर आप 1 स्लाइस खा सकते हो। राइट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इम्पोर्टेंट। तो अब हम दरबार पे वापस जाते हैं। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइस एंड रोटी, ये हमारे बॉडीगार्ड हैं, ये हमारे सब्जी और दाल को संभालेंगे। यस, यू नीड द बॉडीगार्ड, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर द राजा एंड रानी। और आपको याद रखना है राजा रानी कौन है? सब्जी एंड दाल। Yes, of course, there is salad, there is curd, there is salted lassi, छाछ, आप जो भी पसंद करते हैं, पर ये सब राजा रानी को पहले आपको संभालना है। When you eat all that, it will give you the right nutrition and the fuel also. It will help your body to work
वेरी वेरी वेल। अब उसमें एंटरटेनर्स भी आते हैं। एंटरटेनर्स कौन है दरबार में? कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो ये कौन है? आपकी चटनीज हैं, चटपटे स्वाद वाले चीज हैं। तो अगर आप भेल खाने वाले हो तो आप क्या खाओगे ज्यादा? विल यू ईट मोर कुरमुरा? वुड एनीवन वांट टू आंसर दैट? और विल यू फोकस ऑन द प्याज टमाटर चटनी? तो मैं आपको एक बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हम फैंसी फूड में कैसे हैक्स कर सकते हैं। लेकिन आज का एक टेक अवे आप याद रखोगे, दरबार मतलब आपके बॉडी को टू वर्क वेल, you have to look after the Raja Rani, which is the sabji and dal, vegetables, lots of fiber, good protein, little bit of good fat, and carbohydrates are important, but we will have them in small quantities and small proportions. Now coming to sweets. So what do? Everybody says, अच्छा तुम्हें तो टाइप 1 है, तुम्हें तो स्वीट्स अलाउड नहीं है। बट ये गलत बात है, हम सब खा सकते हैं, बट when to eat is very important. So जैसे सुदेश मैम ने कहा कि हम शुचि मैम को क्या देते थे? सब कुछ देते थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? हम मील्स को ब्रेक करते थे, जैसे स्मॉल क्वांटिटीज में देते थे। ये जरूरी है। If I go to a birthday party, somebody offers me cake, so what do? Do I say कि no, I won't eat? तो पहले मैं ये गलती करती थी। I used to always say no, I can't eat cake. But what happens with that? It impacts your mind. Because if somebody tells you no for something, immediately you feel bad. So what do? You request them and ask them for a takeaway. आप छोटा सा केक का पीस आप घर ले आ सकते हो, आप 2 घंटे के बाद भी खा सकते हो। इससे क्या होगा? You will reduce your glycemic load. So when you have had a sandwich, it is not necessary that you have to have cake the same time. You can break it. You can come home, let your sugars normalize, and in the same day you can have the cake, but focus on 2 to 3 spoons and then go out and play. So if you have to have a certain sweet, make sure आप 2 चीजें याद रखोगे. Have small portion, which you know, if required, take the right bolus for that, so that you don't go into a hypoglycemia, and make sure you have some activity after that. So sweets are allowed, yes, but follow the rules. Don't break the rules. Then you can enjoy responsibly. Okay. Now there is one more thing that I would like to share, that whenever you have a cheat meal, I don't like to say cheat meal, because we should not cheat our body. We should respect our body. We should love our body. The more you see that, आगे चल के आप देखोगे how much you respect your body कि at a time आपको कितना खाना चाहिए, portion भी और क्या चीजें भी खानी चाहिए. That way your body will also respond back to you. If you love your body will love you back, and you will see that in your numbers when you eat in a responsible way. So अब कुछ fun foods की बातें करें. So अब जैसे अगर मुझे किसी ने ऑफर किया कि भेल और सेव पूरी खानी है, तो अगर आपको पता है भेल हैज कुरमुरा, so कुरमुरा is made out of rice. So what are we going to do? Will we go to a भेल वाला and say भैया एक मीठा या तीखा बना दो? No. What I do is I go to the भेल वाला and I said भैया एक बिना कुरमुरे का भेल बना दो. What happens? He looks at me very quizzingly to say कि ये क्या बोल रहे हैं, बिना कुरमुरे का भेल कैसे हो सकता है? So I tell them आप सब चीज डालो, प्याज टमाटर आलू सेव all the chutneys, फिर हम ऊपर से थोड़ा कुरमुरा स्प्रिंकल कर दें. तो इसमें आपने क्या किया? You have cut down on your carbohydrates. So have the carbs, but उसका पोर्शन आप कंट्रोल कर दो. अब ये सारी चीजें आप भेल वाले को तो नहीं समझा सकते, तो आप उनको कहेंगे बिना कुरमुरा का भेल बना दीजिए और फिर ऊपर से हम कुरमुरा स्प्रिंकल कर देंगे. And before that, you can also have like if you are having bhel at home, the way I do it is I always make my own mix with onion, tomato, and potato. Add the chutney, sprinkle a little save for crunchiness. So this will be your preload. So before you go for the higher carbs, you will have this, so that already there is some fiber in the system, and then you have a small portion of bhel. Same thing with sev puri.
what you can do is limit your puri so that you can control your carbs. Now, let's say, for example, we want to have, say, ragra patties. So what do? First, you have some onion, tomato mix with the chutneys. Swad to sara isi mein hai. So the chutneys are your taste makers and they are your entertainers. So first, make sure कि अगर आप आंखें बंद करके सोचोगे, what will happen? The real taste is in all these things. So if you have प्याज टमाटर चटनी सेव, you feel very good. मुझे चटपटा स्वाद आ गया. इसके बाद I will take a small bowl of मटर, जैसे रगड़ा पैटिस का रगड़ा बन गया, घर पे आपने बनाया, एक बोल लेंगे आप, उसमें थोड़ी चटनी या चाट मसाला स्प्रिंकल करके खाएंगे. तो what happens? The trick is you become full. आधा पेट तो आपका इसमें भर गया, आपका फाइबर चला गया, रगड़ा में आपका प्रोटीन आ गया, फिर लास्ट में आप पैटिस डालोगे. So the carbohydrate is always last. By then, what are we doing? We are bringing more satiety. This is a very important word in nutrition now. Satiety means fullness. मतलब आप ऐसे ऑर्डर में खाएंगे कि 3/4 आपका पेट अच्छी चीजों से भर जाए और स्वाद वाली चीजों से भी भर जाए. So the last bit, जो आपकी थोड़ी बहुत भूख है, उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट बचा के रखें. इस तरह से what will happen? Your blood sugar will not spike. You will get the taste, you will get the fiber, and you will get the correct order of eating. And then one good practice is when you have tried something like this, after 2 hours, whether आप ग्लूकोमीटर यूज कर रहे हैं या CGM यूज कर रहे हैं, आप ट्रेंड्स देखते जाएं कि ये मील खाने से, ये बदलाव लाने से, how has it impacted my BG levels and my body. When you try something and it works very well for you, आप एक किताब में लिख ले कि this combination works well. So you can always repeat it again and again. So what I have done in my practice for the last 2 years, मैंने हर एक मील पे एक प्रैक्टिस बनाई. कभी मैं फेल हुई, कभी मैं पास हुई. But whatever worked for me, when I had good levels, I made a notebook and I wrote down so that you don't have to repeat the mistakes. एक set meal pattern हो गया आपका, so you can successfully continue. And you will see the benefits of doing this. You will have very good energy levels. You will be more productive in school, college. You will be able to do your work well. ऐसा नहीं कि आमरस पूरी खाया बस थक के ऐसे सो गए. हाँ, आप आराम कर सकते हो when your body asks you to. But the correct way and the correct quantity is very, very important. So these are few things which have really helped me in my life. And the last 2 years, along with these practices, I have also been exercising. So it's not that कि आपकी लाइफ बहुत sedentary है. मैं काफी कोशिश करती हूँ, मैं वॉक पे जाऊँ, मैं रनिंग करूँ, और आप देखोगे कि आपके एनर्जी लेवल्स में इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी डेफिनेटली. फिर आप इवनिंग स्नैक में भी देखो, बिफोर यू गो डाउन टू प्ले, व्हाट गिव्स यू मोर एनर्जी. यू हैव टू ऑब्जर्व योर इंडिविजुअल पैटर्न. एंड इफ अगर आप कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट स्नैक लेने जा रहे हो, तो ये बात जरूरी याद रखना कि आपको राइट टाइम बोलस लेना है. आपका जो भी बोलस इंजेक्शन है, उसके एक्शन टाइम को ठीक से समझ के 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपको वो बोलस लेना है. वेट भी करना है. कभी कभी मैं बहुत लोगों के साथ बैठी हूँ एंड मील सर्व हो जाता है एंड दे आस्क मी, oh why are you not eating? So first I used to feel very bad. I used to just start without worrying कि what will it impact my body. But now I laugh and I say, नहीं, I'm waiting for my insulin to start working. ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. आपके लिए जो अच्छा है, आप हमेशा और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो. So this is very, very important. And at a time where you don't have access to a certain food, अगर आपको शाम को स्नैक लेना है या अगर आपको सुबह उठ के मिल्क के साथ कोई स्नैक लेने का मन कर रहा है, तो आप जरूर एक्स्ट्रा बोलस लेके कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है मानना कि 4 doses is bad और 2 doses of bolus is good. बिल्कुल नहीं. Yes, try to follow your regular dosing pattern. But किसी दिन अगर आपको ज्यादा
कुछ खाने का मन कर गया, या अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा बोलस लगेगा, आप डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन इसके लिए एजुकेशन, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस, ये 3 चीजें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर मैम आपको और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कवर करना है या कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, वी कैन डेफिनेटली टेक। मैम, नींबू डालने से कुछ फर्क पड़ता है, या इमली या नींबू कुछ खट्टा डालने से फर्क पड़ता है जीआई में? यस, डेफिनेटली। सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन स्प्रिंकल करने से हमारे फूड में उसकी जीआई इंडेक्स कम हो जाती है, उसका ग्लाइकेमिक लोड कम हो जाता है। जैसे हमने ये काफी बार डिस्कस किया है कि हर बार पोहा खाने के समय शुगर काफी स्पाइक होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अगर पॉसिबल है तो आप जो भी हाई कार्ब स्नैक खा रहे हैं, अगर उपमा, पोहा, ओट्स, अगर आप इन कोई भी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ स्नैक, माय रिकमेंडेशन वुड बी हैव हाफ अ क्यूकम्बर और एनी अदर फाइबर दैट यू लाइक, एंड फॉर उपमा एंड पोहा प्लीज sprinkle a few drops of lime. You can add peanuts. You can also add some vegetables. Like you can have मटर डाल सकते हो, उसमें प्रोटीन भी आ जाएगी और उससे ग्लाइकेमिक लोड कम हो जाएगा। Wonderful. That was really a lovely talk. पैनल पे अगर हम आए तो देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स रुचि जी से कि जो आप रिद्धि जी, आप भी प्लीज सप्लीमेंट करिए कि उनका बेटा जिम में जाता है तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी बॉडी को आपने रिस्ट पुस्ट कैसे किया? हाई प्रोटीन डाइट एक तो वो है, और हाई प्रोटीन में क्या क्या कहेंगे मैम? पनीर और जो प्रोटीन शेक्स और ये पाउडर घर करते हैं, पनीर, he has added protein in the form की पनीर, रोस्टेड पनीर खाने से पहले, डिनर टाइम से पहले, और फिर टोफू, he has started non-veg now too, कि पर नॉनवेज भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, बाहर वाला नॉनवेज नहीं, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ सॉसेस और पता नहीं लगता कि कितना पुराना है। उसके अलावा प्रोटीन शेक वगैरह तो कुछ नहीं, हाँ वो टोफू शेक अपने आप घर में बना लेता है। और इसके अलावा एक जैसे मॉर्निंग में उसने दोनों टाइम पे ऑब्जर्व किया, जैसे अभी रिद्धि जी भी कह रही थी कि यू नीड टू ऑब्जर्व, कि वो कहता है कि अगर मैं मॉर्निंग में जिम जा रहा हूँ तो मेरी शुगर सारा दिन ठीक रहती है, अगर मैं इवनिंग में जिम चला जाऊं तो मेरे रात को हाइपोज हो जाते हैं। Yes, I would like to add to that because I also regularly go to the gym and I work out 4 times in the gym and the remaining 2 days I do running. So yes, रुचि जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मॉर्निंग में जिम जाने से या वर्कआउट करने से सारा दिन शुगर लेवल्स आप नोटिस करोगे काफी स्टेबल रहती हैं। अगर रात में हम कार्डियो एक्टिविटी ले लेते हैं जैसे रनिंग या लाइक और भी जिम की कोई कार्डियो एक्टिविटीज ले लेते हैं, तो रात में हाइपो होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि अगर मुझे मॉर्निंग की शिफ्ट है या मुझे जॉब में या स्कूल में जाना है तो मैं रात में वर्कआउट बिल्कुल नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। बट देन वी हैव टू मेक श्योर वी मेक द राइट चेंजेस टू द बोलस शॉट, because depending on the meal make sure you don't bolus extra। वो एक एक्स्ट्रा बोलस मॉर्निंग में लेता है, मतलब जिम भी जब भी जाता है उस टाइम पे he'll take an extra bolus of around 4 units, he'll eat a banana, he will keep electrolyte with him, और ग्लूकोज वैसे होता है उसके पास, पर नॉर्मली वो कहता है कि if I eat a banana then I don't need a glucose, but yes he keeps electrolyte with him, कि वो अगर उसको लगे जरा भी low on energy he takes electrolyte। One thing I would like to add, ma'am, electrolytes not electral, because वो थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ जी electrolytes। One thing I would like, जो आप प्रोटीन शेक की बात कर रहे हैं, our age old ठंडाई is a very good high protein drink। आप उसमें almonds डालिए, मगज डालिए, खसखस, poppy seeds डालिए, you can add other protein things also, whatever you want, whatever nuts you want to add, उसमें आप milk डालिए, so that becomes a very good protein drink for before any workout or anything। बस sugar आप मत डालिए, don't add sugar, so that is a good substitute for protein shakes।
Correct. Like ma'am said, that's true. And one more thing that just came to my mind is सत्तू. तो सत्तू तो हमें पता है कि एज का उसमें काफी बेनिफिट्स हैं, ताकत भी आती है चने। बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है ना, वो सत्तू शायद हर टाइम नहीं पीना चाहेंगे। वन थिंग विच यू हैव टू टेक केयर इज, बच्चों को आप एक ही चीज पे नहीं रख सकते, ये दे नीड वैरायटी। तो जैसे अगर दूसरे सब बच्चों के पास ऑप्शंस हैं, तो इन बच्चों के लिए भी हमें ऑप्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। We'll have to be a little creative and think out of box. मैम एक सवाल है कि कितना वीट होना चाहिए मल्टीग्रेन में? 40% वीट मुझे तो लग रहा है बहुत कम वीट है, पर आप लोगों का क्या सजेशन है? देखिए मल्टीग्रेन में जैसे बहुत सारे लोग लो कार्ब पे भी जाते हैं कि आलमंड, मैंने कभी उस आलमंड फ्लोर को नहीं कहा। मेरे हिसाब से जो बच्चा खाए वैसा मल्टीग्रेन बनाए और उसके हिसाब से बोलस दें। और जैसे भी हम अभी रिद्धि जी भी कह रही थी कि केक का पीस है, आपको बोलस देना ही पड़ता है, तो मेरे हिसाब से इवन आप जो घर के आप स्वीट्स बनाते हैं, अगर आप उसमें नट्स डाल दीजिए, जितने नट्स आप डालेंगे आपकी स्पाइक भी कम होती है एंड पीपल लाइक इट। तो आपको उस हिसाब से बोलस जरूर करना है। लो कार्ब में मैं सिर्फ लो कार्ब स्नैक्स करती हूँ, क्योंकि हर टाइम आप डेफिनेटली कई बार पेरेंट्स बोलस देना नहीं चाहते, तो आप उस तरह के स्नैक यूज अगर करना चाहते हैं तो वो लो कार्ब में दीजिए। तो पीनट्स हो सकते हैं, आलमंड्स हो सकते हैं, इवन पोहे में भी आप पीनट्स डालो, कैप्सिकम डालो, तो वो एक मैनेज हो जाता है। एक किसी ने क्वेश्चन डाला है पीनट्स का, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक रुचि विल शेयर हर एक्सपीरियंस विद पीनट बटर। आई नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि रुचि को टाइप 2 डायबिटीज है, इनफैक्ट ड्रग इंड्यूस्ड हुई थी, तो उनको उसके लिए उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए थे, तो बट नाउ शी हैज टाइप 2। नहीं, पीनट्स इतना बुरा नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी लीजिए, और पीनट्स फुलिंग बहुत है। उसके साथ आप एक जो मिक्स कर सकते हैं, भुना चना अगर बच्चे को साथ में मिक्स कर दें पीनट्स के साथ, तो वो भी थोड़ा सा बच्चे के साथ एक वैरायटी वो हो जाती है, कि बच्चे को ये नहीं लगता कि मेरे को सिर्फ पीनट्स चने या भुने चने खाने को। तो मैंने मम्मा के एक्सपीरियंस से देखा कि भुने चने वर्क्स वेल विद एज अ वेरी गुड स्नैक, बट आजकल के बच्चे बहुत मुश्किल से खाते हैं। तो भुने चने में आप पीनट्स मिक्स कर दो, या भुने चने के साथ आमंड्स करके फ्लावर बना के उसको कुछ शेक की तरह दे दो, ये सब चीजें भी की जा सकती है। पीनट बटर वाला, पीनट बटर का मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मेरी वैसे तो सबका अलग है, बट पीनट बटर घर में मैं बनाती हूँ, नॉट विद ऑयल बट अ वर्जिन कोकोनट ऑयल, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो रहता है विदाउट, क्योंकि मार्केट में जितने भी आपके पीनट बटर्स हैं उनमें शुगर एडेड होती है। So I add 1 or 2 spoons of honey in say 400 grams, and even the oil I add is normally the virgin coconut oil, which works very well for and doesn't increase the blood sugars. बट मैम पीनट बटर तो मैं जब घर पे बनाती हूँ तो उसको बस ग्राइंडर में डाल देती हूँ, ऑयल डालना जरूरी है? उसकी स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी नहीं होती है। अच्छा, नहीं फैल जाता है, पर आपकी बात ठीक है कि इससे ज्यादा आसान हो जाएगा, तो बच्चे का नखरा थोड़ा कम हो जाएगा। और उसको थोड़ा अपने नट्स वगैरह भी डाल, नट्स इन द सेंस कि मैं उसमें सीड्स वगैरह भी डाल देती हूँ। बट यस, अभी पीछे वो 10 डे ट्रिप पे गया था, एंड आई गेव हिम पीनट बटर इन अ जार विद हिम। ऑल्दो उन्होंने ब्रेड के साथ ब्रेड ही ली होगी वहां पे, या मल्टीग्रेन ब्रेड ले ली या आटा ब्रेड ले ली, बट आई थिंक हिज होल क्लास एक्चुअली एट दैट पीनट बटर विद ब्रेड स्प्रेड। देखिए ये बहुत जरूरी है जो ये कह रही है कि देना। मुझे आज भी याद है 2005 में मैं फर्स्ट अपने आप डॉक्टर ऋषि शुक्ला ने 2007 में फर्स्ट टाइप 1 मीट की थी, तब दीदी ने मुझे जैगरी के साथ मैंने भी बहुत कम ही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लिए हैं, बिकॉज तब तक बेसल बोलस आ चुका था, या क्वांटिटी में स्लो मतलब करती थी, या फिर मम्मा फीका निकालती थी खीर वगैरह जिसमें एक मीठा कड़छी वो डल जाती थी ताकि एक बैलेंस्ड रहे या लो शुगर रहे। तो दीदी ने मुझे जैगरी वाला
लो शुगर केक बना के दिया था, जो जब मैं पहुंची थी हमने सबने खाया था, एंड एवरीवन सेड दैट दैट स्नैक नेवर स्पाइक्ड, तो क्योंकि क्वांटिटी स्मॉल थी और कम डला हुआ था। तो वो ये कह रही है कि सारी आपकी क्लास ने खाया, ये मदर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो खाना सारे खाएं। जब बच्चे सारे खाते हैं तो वो चीज एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छी चीज बन जाती है। इनफैक्ट मेरी बर्थडे जो कि आई थिंक 1989 से लेकर 2000 तक आए, उसमें केक की जगह ढोकला कटता था क्योंकि ढोकले में मीठा नहीं होता, ढोकला बेसन और सूजी से बनता है। और मुझे याद है मेरी क्लास में मेरा एक क्लासमेट होता था अरविंदर, वो कहता था शुचि तू हर बार ढोकला ही लाया कर। तो लास्ट में जब थोड़े शुगर फ्री केक्स आ गए तो मैंने एक बार शुगर फ्री केक ले ली, कहते नहीं ये वही अच्छा नहीं है, वही अच्छा था ढोकला, क्योंकि मुझे केक नहीं अच्छा लगता। आई लव ढोकला। बच्चों के कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप होते हैं और कैसे वो किस चीज को लेते हैं। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद था, है अभी भी है, बट व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज स्मॉल, उसको बहुत पसंद था। और इसको ये पता था कि मासी मीठा नहीं खाती है, तो मासी ने उसको प्यार किया। तो व्हाट ही सेज, ही वाज आई थिंक 2.5 years old, मासी को मैं खट्टा लगता हूँगा ना तभी मासी मुझे इतना प्यार करती है, मासी को मीठा तो पसंद नहीं है। So that is how children relate, how you present to them, so they can take it like they make their own concepts. So it is important that we share the reality with them, we share the truth with them, and we give them healthier substitutes for everything. And as you said, you're not too kind to them also. So मैम अगर मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूं, रिद्धि मैम, स्टीविया के बारे में एक सवाल है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल स्वीटनेस की बात हो ही रही थी। तो रिद्धि मैम, स्टीविया के बारे में आपका क्या? तो एक्चुअली मैंने भी मोस्टली वही फॉलो किया है जो शुचि मैम ने बताया। फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव रियली स्टेड अवे फ्रॉम ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अगर आपको जरूरी है, जैसे मिल्क की कोई स्वीट बन रही है इन द हाउस ओनली, आई वुड से ट्राई टू स्टिक टू मेकिंग होममेड स्वीट्स। अगर आप खीर बना रहे हो या अगर आप मिल्क की कोई भी स्वीट बना रहे हो घर पे या मसाला मिल्क बना रहे हो, एड ड्राई फ्रूट्स, नट्स, एंड ट्राई टू यूज रेजिन्स, डेट्स और जैगरी पाउडर। दिस इज माय पर्सनल। अंजीर भी यूज कर सकते हैं आप, अंजीर भी यूज कर सकते हैं। या अगर बाहर से कोई चीज आ रही है, कभी कभार आपने खाई स्टीविया, तो ऐसा नहीं है कि इट इज बैड, बट आई वुड से कीप ऑल द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स फॉर वेरी वेरी लो क्वांटिटी कंजम्पशन। जरूरत है, बाहर से कुछ आया या कभी शुगर फ्री केक जैसे मैम ने बताया आपको खानी पड़ी, ठीक है, बट I personally prefer to use the natural sweeteners. And they say that stevia after taste थोड़ा सा bitter होता है। तो जब आप बाहर से कोई बिस्किट्स या कुकीज या केक्स खरीदते हो, तो वो आफ्टर टेस्ट को टैकल करने के लिए फिर और भी प्रकार के कोई लिक्विड ग्लूकोज, कुछ हिडन शुगर्स डाल देते हैं लोग। तो वो पकड़ना बहुत मुश्किल है, जब तक आप लेबल नहीं पढ़ोगे यू वोंट कम टू नो। सो इफ यू आर ईटिंग, पढ़ने बहुत जरूरी है। Yes. So ये मैंने अभी पिछले 4-5 साल से हैबिट बनाई है। जो मल्टीग्रेन, सो कॉल्ड मल्टीग्रेन होता है, उसमें 90%, कई बार मल्टीग्रेन ब्रेड में 90% रिफाइंड फ्लावर होता है और 10% मल्टीग्रेन होता है। और इवन मल्टीग्रेन में भी अगर आप ग्रेन्स में भी देखें, जैसे हम गेहूं का फाइबर निकाल देते हैं, हम बाकी ग्रेन्स का भी फाइबर निकाल कर उसे मल्टीग्रेन बना सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप लेबल्स पढ़ें, और आप लेबल्स पढ़ोगे तो आपको एक जनरली एक सिंपल सा टिप देती हूँ। ओट्स बिस्किट में व्हीट सबसे शुगर होगी, व्हीट्स होंगी, क्योंकि आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इन ऑर्डर ऑफ वो होते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट है वो सबसे पहले होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो यू नीड टू रीड दैट। Another thing which we spoke about, peanut butter. बच्चों के लिए to make it more palatable, it's okay to add a little unsweetened cocoa powder because that will give them a little flavor. So that also really helps. But maybe sometimes you can add little honey. I have done it because instead of that Nutella and these things, unsweetened with peanut butter works very well.
नमन Very ने well. वही Yes, सवाल, yes. And on the कोको roti, पाउडर डाल लें, तो आपने कहा कि बड़ी yeah. खुशी से डालिए थोड़ा सा। इवन ये बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी है। मेरे हस्बैंड भी टाइप 1 है, तो ऐसा नहीं है कि सारे एक ही। वी नीड वेराइटी, वी नीड एज ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, ऑल्दो एज अ चाइल्डहुड मैं बहुत मैं कहूँ तो मैं एक ही चीज 6 महीने खा सकती हूँ, वो सिर्फ मेरी ही वो है, पर बाकी घर में कोई नहीं खाता। पर शायद तब हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि हम मॉनिटर कर सकें, तब हमारे पास ये चीजें अवेलेबल नहीं थी कि हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो ओट्स किसी ने पूछा कि खाने चाहिए, बिल्कुल ओट्स खाने चाहिए, ओट्स तो बहुत हेल्दी हैं। मनीषा ने पूछा कि हम आलू और चावल से स्टार्च निकालें, आई थिंक बिल्कुल भी नहीं, स्टार्च को रेजिस्टेंट कर सकते हैं। तो रिद्धि, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट रेजिस्टेंट स्टार्च? Yeah, sure. So what I've been trying to do is for the rice, if you have a pre-cooked rice, जैसे आपने अगले दिन चावल बना लिया, उसका पानी निकाल दिया, वो चावल ने आपने अच्छे से बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिया, तो आप नेक्स्ट डे यूज करोगे तो वो स्टार्च जो है चावल में, दैट विल बिकम रेजिस्टेंट स्टार्च। और वो खाने से विद द दाल एंड द सब्जी व्हेन यू ईट दैट, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम हो जाता है। It definitely helps in reducing the spike. And I think तो somebody had asked अगर आपको चावल खिला चाहिए तो पानी निकाल सकते हैं, अदरवाइज पानी ना निकाल तो ज्यादा अच्छा है। और वो जो पानी आप निकालेंगे उसको दाल डाल दीजिए, बिकॉज उसको वेस्ट नहीं करना, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं। जैसे जो और आलू का भी वही, कि अगर हम छिलके के साथ आलू करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ब्राउन राइस, अनपॉलिश्ड राइस यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने राइस के साथ देखा है कि बिल्कुल फ्लैट कर्व आती है अगर अनपॉलिश्ड हो तो। और मैम कार्ब्स के साथ आप फैट जरूर लीजिए, लाइक रोटी के ऊपर घी लगाना जरूरी है, चावल के ऊपर भी हल्का सा घी डालिए, दाल में भी घी डालिए, बिकॉज फैट से जो है वो स्पाइक नहीं आएगा। दाल में तो तड़का लगता ही है। हाँ, अभी रिद्धि जी कह रहे थे कि जैसे मैं खुद बिलीव करती हूँ कि अगर आप पानी निकाल देते हैं तो इसेंशियल जो आपके विटामिन और मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं। मैम इस बारे में बताएंगे। तो इसलिए जो आप दाल या वो खाते हैं ना, वो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर देखिए हर जगह एक अलग दाल बनती है, दाल गाढ़ी भी बनती है, दाल पतली भी बनती है, पर अगर आप गाढ़ी दाल के साथ थोड़े से कर्ड के साथ राइस की क्वांटिटी को कम कर देंगे तब वो स्पाइक नहीं करता। हम पहले बचपन में निकालते थे चावल का पानी, बट जब मैंने ये पढ़ा कि वो इसेंशियल वो विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं, तो मैंने दाल की क्वांटिटी या चने की क्वालिटी या राजमा की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो उससे फिर वो बैलेंस किया जा सकता है। For the roti also there is one thing which is very जी मैम सॉरी। Yeah, of course mango खा सकते हैं। If you would like me to take that question, definitely mango खा सकते हैं। हाफ मैंगो, पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, किस चीज के साथ खा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। ट्राई टू अवॉइड कि आप रोटी पूरी के साथ मैंगो खाएं। आई नो कि वो बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर है, कभी कभार राइट बोलस लेके खा सकते हैं, बट एज अ प्रैक्टिस अगर आपको पूरे समर सीजन में हर रोज मैंगो एंजॉय करना है, माय सजेशन वुड बी हाफ मैंगो ले, एक्टिविटी के पहले ले, सो दैट यू कैन मैनेज द स्पाइक। अब जैसे मैं नॉर्मली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे हाफ मैंगो ले रही हूँ एंड एवरी डे आई एम एंजॉयिंग इट। राइट बोलस ले, ध्यान रखिए कि क्वांटिटी पे बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल लेके। मैं मैंगो के टाइम पे चपाती कम कर देती हूँ। मैं भी मैंगो डेली लेती हूँ रिद्धि मैम, जब मैंगो सीजन है तो मैं मैंगो नहीं छोड़ सकती। डेफिनेटली, बट यही है कि यस फॉर द किड्स प्लीज रिमेम्बर अवॉइड आउटसाइड आमरस which has additives, sugars, hidden sugars, so avoid that. Also avoid rust. So if you have chopped mango, you will also get the fiber. So I would prefer and suggest that you have half a chopped mango. Don't combine it with any other meat. That would help. एक्चुअली शायद वो ये भी पूछना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि मैंगो खाने से मेरी शुगर बढ़ जाती है। वो ये नहीं कह रहे कि मैंगो खा सकते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अब जब वो अकेले होते हैं ना, कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे बड़ों को अगर उनके पास मिल जाए तो कंट्रोल नहीं होता, खाया जाए। इवन जो भी टेस्टी चीज होती है, जिसको क्रेविंग हो गया एक तरीके से, तो उन सभी बच्चों के लिए, बच्चों से सीखी एक चीज मैंने, इवन छोटे छोटे बच्चे। एग्जांपल दूंगी,
कि जब Yes, ma'am. मैं छोटी थी तब तो इतनी मॉनिटरिंग भी नहीं थी, पर तब मैंगो की जब कटता था तो सबको एक स्लाइस मिलती थी। अब तो मैंने बिल्कुल। मैंगो बढ़ा दिया है क्योंकि तब इतनी मॉनिटरिंग भी नहीं थी। ऑल द किड्स इंक्लूडिंग मम्मी पापा वुड ईट ऑल वन स्लाइस ऑफ मैंगो। आई कैन ऐड समथिंग टू इट। जो पेरेंट्स एंड एज अ फैमिली आई थिंक दैट इज मच नीडेड, और मैं पिछले 8-10 साल से मोर और लेस आई एम फॉलोइंग इट। हम क्वांटिटी फॉर ईच पर्सन ऑफ द फैमिली रिमेन सेम वेदर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। मतलब अगर आइसक्रीम लेनी है तो 1 स्पून ऑफ आइसक्रीम फॉर एवरीबडी। अगर मैंगो कटेगा वो एक ही मैंगो कटेगा, उसमें 5 पार्ट्स होंगे डिवाइड होके, और उसी तरह सेम थिंग हैपेंस फॉर ऑल द स्नैक्स और समथिंग। आई प्रेफर टू डू इट कि सबको इक्वल पार्ट मिल जाए rather than giving one person extra and one person less, because then you feel somebody special or something. No, we prefer to do that. I have been a type 2 since last 4 years, but even before that we were following the same system. Even my younger one will get even only 1 spoon of ice cream, not another extra thing. I think that can help the parents and the family in totality, because we eat बराबर। हाँ, जब हम छोटे थे तब थिंग्स वर मच डिफरेंट। तब मिस्सा आटा बनता था तो वो सिर्फ शुच्ची के लिए बनता था, लेकिन हमारे घर में मिस्सा आटा सबके लिए, सब एक ही रोटी खाते हैं, सब एक ही वो सब कुछ खाते हैं। इट्स द सेम डाइट ऑलमोस्ट फॉर एवरीबडी। That is more important. That is more important that everybody is, because otherwise also even for normal people also these healthier options are definitely better for good health. और अभी किसी ने बोला था, किसी का क्वेश्चन था स्मूदीज एंड शेक्स के लिए, तो यू कैन हैव एक्चुअली देयर इज सो मच अवेलेबल ऑन नेट। आप कुछ भी एक जस्ट पुट अ वर्ड एंड यू विल गेट। अभी मैंने यही बैठे बैठे ही सर्च किया है तो फॉर डायबिटिक्स, सो इट इज पीच स्मूदी, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, इनसे स्पाइक कम होता है। देन स्पिनच एंड चॉकलेट somebody is adding, I don't know, I have never tried. So and chia seeds and coconut smoothie, peanut butter oatmeal smoothie. So these are a few options you can try, because things work different for different people. किसी का किसी से spike होगा, किसी का किसी से spike होगा। chia seeds work well because chia seeds में fiber होते हैं। बट इन जनरल मैं 2-3 रिक्वेस्ट करूंगी, सीड्स ठीक है ग्राइंड कर लीजिए, पर ग्राइंड करके रखिए मत, बिकॉज उनके एरोमेटिक ऑयल्स बहुत निकल जाते हैं। उसी से ग्राइंड करिए। बट इन जनरल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्मूदीज अगर अवॉइड करें, बिकॉज आप जितना फाइबर को तोड़ेंगे उतना वो कम असरदार होगा। तो आपने अगर मैंगो स्मूदी बनाने के बजाय आपने आम के चंक को दही में डाल दिया, उसको ब्लेंडर नहीं दिया, उसको मिक्सी नहीं दी, अपने दांतों से मिक्स कर लिया, तो कोई नुकसान भी नहीं है और सटाइटी भी अच्छी होती है। बिकॉज लिक्विड, आपकी मदर ने बहुत टिप दिया था कि मैं दूध नहीं देती थी, मैं पनीर फाड़ देती थी। जो दूध से स्पाइक होता है वो पनीर से फिर उतना नहीं स्पाइक होता। तो वही स्मूदीज के साथ स्पाइक बहुत होता है, पर उसको कभी कभी लेना है तो बड़ी खुशी से लीजिए, उसको जंक समझ के एक्सरसाइज से पहले या इन बिटवीन एक्सरसाइज जो आप इन द जिम। इनफैक्ट जो आप च्यू करते हैं फूड को, तो आपके जो बेसिकली बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं और वो आपको जो हेल्प करते हैं, वो जो आप स्मूदी लेते हैं तो वो नहीं होते। तो इसलिए जो आप दांतों का यूज करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। बट जैसा कि मैम ने कहा, इन बिटवीन, बाकी आप रिद्धि या वो बताएंगे कि इन बिटवीन जब आप जिमिंग कर रहे हो तो अगर आप एक शेक के तरह थोड़ा थोड़ा लेना चाहें, that is what I was saying. Only thing, yeah, like preferable कि any fruit is better eaten chopped rather than made into a juice or smoothie, because the quantity that we need for a juice or a smoothie will be much more. जैसे ऑरेंज भी आपने अगर कट करके खाया तो आपको वो इतना स्पाइक नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने जूस बनाना है तो 1 ग्लास जूस के लिए आपको जो संतरा कंज्यूम होगा उससे डेफिनेटली स्पाइक होने के चांसेस हैं। उसमें वैसे भी 3 to 4 ऑरेंजेस लग जाएंगे, तो वो भी बहुत फाइबर सारा निकल गया, तो ना गाय को फायदा हुआ ना आपको फायदा हुआ। मतलब 500 रुपए का नोट आपने फाड़ के 2 हिस्से कर दिए।
किसी को फायदा नहीं हुआ। नहीं, वो अच्छा, बच्चे चाहते हैं। बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि वीट खाली खा सकते हैं, आम नहीं खा सकते, ब्लैक राइस रेड राइस खा सकते हैं। आई थिंक डायबिटीज में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं खानी चाहिए, जो नॉर्मल हेल्दी जने को भी खानी चाहिए, जो डायबिटीज वाले जने को भी खानी चाहिए। और ये आई थिंक हम गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें, पोर्शन साइज कंट्रोल करें और शुगर का रिस्पॉन्स देखें। पर बहुत जरूरी ये भी है कि हम अगर ज्यादा हेल्थ फ्रीक हो जाएं, खाने पे ऑब्सेस करने लगे, तो वो भी परेशान करता है। क्योंकि आप कभी मिलेट की रोटी स्कूल के हॉस्टल में भेज के देखिए, वो बिल्कुल कड़क हो जाती है। तो मिक्स करें और प्रैक्टिकल लेवल्स पे जाएं जहाँ के सब खा सकते हैं। नहीं कि तेरे को डायबिटीज है, तू तो मक्की की रोटी नहीं खा सकता, तू ज्वार की रोटी खा, वो कड़क है तो तेरी प्रॉब्लम है। दैट डजंट वर्क। तो एक सवाल और था जो मैं जवाब इफ यू डोंट माइंड देती हूँ, और वो ये है कि क्या हम एक एक दिन का डोज बदल सकते हैं बेजल का। एंड ये बहुत जरूरी है कि अगर सैटरडे संडे को मेरा बच्चा 3 घंटे फुटबॉल या क्रिकेट या डांस क्लास में जाता है, तो उस दिन मेरी बेजल डेफिनेटली कम होनी चाहिए, खास करके रात के हाइपोस को बचाने के लिए। और अगर मेरा बच्चा ट्यूसडे और थर्सडे को लंबी ट्यूशन के लिए जाता है, तो आप शायद उस दिन अपना बेजल बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खेलता। तो दैट एडजस्टमेंट ऑल्सो, बट प्लीज सिट विथ योर डॉक्टर एंड डू इट। यहाँ से आपको जो ज्ञान मिला, जैसे सुदेश मैम को मिला कि डायबिटीज हो सकती है, तो उन्होंने अपने बच्चे का डायग्नोज किया रेडियो प्रोग्राम से। यहाँ से आपको बहुत फायदे होंगे इस डिस्कशन से, पर बिना सुपरविजन के दादागिरी मत करिएगा। और आपने मैम मम्मी की टॉक से ये भी सुना होगा कि वो हर बार डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उसको बैलेंस्ड वे में देखा। अगर आप देखो तो उन्होंने कितनी बार कहा कि मैंने एक डॉक्टर से मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने दूसरे से पूछा। मैं पूछिए, आस्क योर क्वेश्चन। जब मैं छोटी थी तो जो मेरे डॉक्टर थे वो मुझे कहते थे हर बार एक क्वेश्चन लिख के लाना, रेंडमली नहीं, लिख के लाना। दैट्स हाउ आई बिकेम अ डायबिटीज एजुकेटर। डॉक्टर मुरलीधरन मुझे कहते थे every 3 months once you come, if you have anything you can write and come, I will answer your one question। तो वो प्रैक्टिस रखिए कि आपको कुछ अपने रिजीम से सिवा एक्स्ट्रा भी पूछना है तो एक क्वेश्चन आपको आपके एजुकेटर, आपके डॉक्टर हमेशा जवाब देंगे, बट यू नीड टू राइट इट, यू नीड टू पुट इट इन राइटिंग। ये नहीं कि रैंडम क्वेश्चन कई बार मुश्किल हो जाते हैं जवाब। एक चीज मैं और ऐड करूंगी, जूस एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन जिम कैन बी टेकन। उसके लिए मेरा जनरल जवाब तो यही होगा कि कृपया जितना भी प्रोसेस्ड फूड मार्केट का है, पैकेज है, वो कम करिए। पर एक और बहुत बड़ी चीज, आज हम सब लेडीज हैं, इसका ये मतलब नहीं कि लेडीज को खाना बनाना होता है और कोई नहीं खाना बनाएगा। घर में हर फादर को खाना बनाना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर मम्मी नौकरी करती हैं तो और भी जरूरी हो जाता है कि पापा उतना ही काम करें किचन में। और घर में जो आप बनाएंगे वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि आप उसमें अपने हिसाब से बना सकते हैं। जूस तो हम सभी को मना कर रहे हैं कि जूस ले ही नहीं, तो जिम वाला जूस तो और भी बुरा हाल हो गया। एंड ये कि अरे मेरा लड़का कैसे खाना बनाएगा, ये कोई चक्कर नहीं है। 3 या 4 साल का बच्चा भी किचन में जाके आटा गूंद सकता है, रोटी बेल सकता है। लड़का तो बहुत जरूरी है, लड़की बहुत जरूरी है कि दोनों को इकट्ठे खाना बनाना सिखाइए शुरू से। और अपने भी पूरा लोड मत दे लीजिए कि अब मैं मम्मी हूं तो मैं नौकरी भी करूं, बच्चे की शुगर को भी देखूं, मैं ही जिम्मेवारी लूं, मैं ही क्लिनिक में जाऊं, मैं ही खाना बनाऊं। नहीं, दोनों ने बराबर लेना है। तो आप छोटे छोटे सवाल और नहीं ले पाएंगे, कौन सी आटा की रोटी अच्छी है, ये कौन सी। पर मीठे की क्रेविंग का मैं एक जल्दी से जवाब दूंगी कि अगर हाइपोज हो रहे हैं तो मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है। और अगर शुगर लो जा रही है तो प्लीज हाइपो प्रिवेंट करिए। और अगर आप मीठा बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर तो क्रेविंग होगी ही होगी, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो फिर मना नहीं, फिर तो दिमाग नहीं मानेगा। सो उत्पला के सवाल का जवाब नहीं लेते, उत्पला के सवाल का जवाब विल टेक लेटर, और कृष्णा का भी। आई थिंक वी नीड टू वाइंड अप। तो बैक टू अनिल जी एंड बिल्कुल मैम, मैं इसमें आपकी एक बात को और एम्फेसाइज करना चाहूंगा। ये सभी बच्चे, बेशक आपको अपने योगा सर के ऊपर थोड़ी सी हंसी आ सकती है, ये जो मैं अभी बात करने वाला हूँ, जैसे मैम ने कहा कि लड़का और लड़कियों सबको खाना बनाना आना चाहिए। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं बाहर था तो मैं घर पे फोन करके पूछ रहा था कि दाल कैसे बनाते हैं, तो अकेला बनाना पड़ रहा था उस वक्त। तो ऐसी अगर बचपन से, जो हमें बचपन से मिलने वाली सुविधाएं जो हमारे घर पे है,
और अगर उसमें हम अपने आप को एक्सपर्ट कर ले तो हम सारी जगह फ्री और इंडिपेंडेंट से रहते हैं। एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा मैम, जो बचपन से शायद 2 साल की उम्र से या 1 साल की उम्र से आज तक हमारे सभी के अंदर होती है, और बच्चों को जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो भी समझ ही रहे होंगे कि जब हमारे घर में कोई बाहर का व्यक्ति या कोई भी आता है तो जब छोटे होते हैं ना, हम मम्मी या पापा के पीछे छिप जाते हैं कि कौन आया, जानने के लिए। और आज चाहे बड़े हो जाए, हम 60 साल के हो जाए, तब भी कोई भी आता है ना, तब भी हम पूछते हैं उसको डोर ओपन करके, भाई कौन हो, यानी कि विदाउट नोइंग किसी को हम एंटर नहीं करने देते। तो ऐसे ही तुम्हारा शरीर एक घर है, जैसे रिद्धि मैम ने कहा कि दरबार होता है, तो इस घर में किसी की भी बिना जाने एंट्री नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी अच्छा फूड हो, कितना भी सुंदर फूड हो, और कितना भी बुरा हो। अगर बुरा भी है, अगर वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो करेक्शन फूड करेक्शन डोज की तरह इंपॉर्टेंट है, उसको उसी हिसाब से एंट्री करो कि वो हमारे घर में एडजस्ट हो जाए, झगड़ा ना करे, प्रॉब्लम ना करे, डिस्टर्बेंस ना करे। तो ये वाला घर है जो हमारा कैरी ऑन होता है हर जगह, सारी जगह इसी घर को लेके जाना होता है। इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी किसी चीज को एंटर ना करने दें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। रिद्धि जी, काफी चीजें आपकी स्टोरी सुन के, और सुधा मैम, सुधे जी की उनकी मदर डे बना दिया है सभी का, सारी मदर्स को बड़ा स्ट्रांग बना दिया है कि अब मेरे ख्याल से आपकी बातें सुन के वो अपने पर आज प्राउड भी फील कर रहे होंगे। एटलीस्ट हम बड़े कंफर्ट जोन में हैं, जो बच्चों को आसानी से और अच्छा मैनेज कर सकते हैं, जैसे सुदेश जी ने किया। और भी चैट मैसेज से हमने देखा कि 1961 की उनकी डायबिटीज है, तो उन्होंने कितने आर्ट तरीके से मैनेज किया होगा। तो मदर ऑफ YDF डॉक्टर अंजुमन मानी जी का भी थैंक यू, धन्यवाद। उन्होंने छोटे छोटे मदर्स डे मैम। थैंक यू सो मच। बट आई ऑफन फील कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, पर आई ऑफन फील कि मदर से ज्यादा मैं मदर इन लॉ ज्यादा फिट बैठती हूँ। मदर इज मदर ही है मैम। आप मदर इन लॉ में भी मदर ही आते हैं सबके। Exactly. तो हाँ जी, तो हम चलते हैं अब हिमानी जी के पास, जो कि वाइंड अप करते हैं सेशन को। सॉरी, यस, हेलो हेलो बच्चे, सर, आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, यस। थैंक यू टू ऑल। आज के मदर्स डे के सेशन को आपने बहुत अच्छे से एक प्यारा रूप दे दिया। सारे जितने भी पैनलिस्ट थे, सारे जितने भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने सारी मदर्स को एक मोटिवेशन के साथ एक बैलेंस डाइट, सारी चीज़ों के आंसर देते हुए सारी मदर्स को एक पावर दी है। थैंक्स टू ऑल। आई वुड लाइक टू थैंक्स सुदेश मैम, जिन्होंने इतने अच्छे से अपने मदरहुड को निभाते हुए कैसे उस टाइम पर एक बैलेंस डाइट, एक अप्रोच, एक मोटिवेशन के साथ मैम आगे बढ़े, और उन्होंने अपने बच्चों को इतना अंदर से मोटिवेट कर दिया कि वो आगे बढ़कर उन्होंने बाकी सारे बच्चों को, कि अगर आगे किसी को डायबिटीज हो तो वो कभी लोनली फील ना करे, कभी भी ऐसा फील ना करे कि डायबिटीज एक बैरियर है मेरी लाइफ में। सो थैंक यू मैम, आप हमसे कनेक्ट हो, एंड मोर टू गो। आप जरूर YDF विजिट करिएगा। थैंक यू रिद्धि मैम, आप हमेशा जब भी आते हैं एंड यू मोटिवेट अस, एंड जो एक छोटी सी स्टोरी आपने दरबार वाली सुनाई, आई होप सारे बच्चों को वो बहुत अच्छी लगी होगी, और उससे एक मोटिवेशन आई होगी कि कैसे उन्होंने अपने बॉडी को एक चीज देनी है, और क्या खराब है क्या गलत है उसके बारे में बच्चे अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजू मैम, आप अपने 30 थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सारे बच्चे हमारे हैं। तो और एक और बात कहूंगी लास्ट मदरहुड पे, जो मैम ने कही थी, मदरहुड इज नॉट अबाउट बीइंग मदर, इट इज अबाउट मदरली इंस्टिंक्ट, व्हिच मींस आप ज्यादा देते हैं लेने की बजाय। तो वो मदरली इंस्टिंक्ट फादर्स में भी होनी चाहिए, सिबलिंग्स में भी होनी चाहिए, और दोस्तों में होनी चाहिए। तो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, कि हम वो इंस्टिंक्ट अपने में जगाएं जिससे हम इस दुनिया को एक बहुत बेहतर जगह बना सकें। और इसका फायदा तब होगा अगर एक एक बच्चा एटलीस्ट 2-2 बच्चों को सपोर्ट करेगा, तो हम बहुत जल्दी ऐसा कह सकेंगे कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकें। थैंक यू मैम। थैंक यू सुचिया। थैंक यू अंजू मैम। आप 36 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस है वो हर बार जो मीटिंग में आके हमसे शेयर करते हैं, एंड एक YDF को एक
अच्छी एक सपोर्टिव मदर मिली हुई है। सो थैंक यू मैम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सुची मैम की पूरी फैमिली को, जो इन्होंने पूरे अपने जो एक लाइफ जर्नी थी उसको बताया और बच्चों को इंस्पायर करा कि कैसे आपने अपने आप को पूरा मैनेज करना है, कि हमने उस टाइम पर भी जो मैनेज किया था आज के टाइम पर और इजी है और आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, और आगे सेशंस आपके साथ। एक स्पेशल मैसेज यही है कि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है बच्चे को। बच्चा किसी के पास भी है, सबका ख्याल रखना है, तभी वो बच्चा हर मुश्किलों से लड़ता हुआ आगे बढ़ सकता है। ये बहुत अच्छा संदेश मिला है हमें सुची मैम फैमिली से। यस, और मैं अंत में थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे सभी मॉडरेटर्स अमृता, हिमानी, जितेश और अंजू मैम का, जिनके माध्यम से इस मीटिंग को हम कंटिन्यू और आसानी से रख पा रहे हैं। और सजेस्ट किए हैं मैम, कुछ टॉपिक सजेशन में आए हैं हमारे कि एक्सरसाइज और टाइप 1 डायबिटीज को आने वाले टाइम पे हम एज ए टॉपिक लें, और करेक्शन फूड, करेक्शन डोज, कई टॉपिक्स मतलब हर मीटिंग के एंड में हमारे पास आते रहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत से काम है, बहुत सी चीजें जो बच्चों को पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे 9 जून को, और 9 जून अभी से ही अपने कैलेंडर में फिक्स करें, क्योंकि हमारा हर टॉपिक आपकी सुविधाओं के लिए होता है और अच्छे के लिए होता है, कि ताकि आपको भविष्य में टाइप 1 को लेके किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था, उसने कहा कि सर टाइप 1 वाले बच्चे एज बहुत कम होती है और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे 45-50 साल के हैं, जो अभी ऐसा लग रहा है 18-20 साल के भी नहीं है। तो क्योंकि लाइफ बहुत डिसिप्लिन में होती है टाइप 1 वाले बच्चों की, ये सबसे अच्छा हमारे लिए गुड पॉइंट होता है। अदरवाइज जिनकी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं होती ना, चाहे कोई भी समस्या ना हो, वो बड़ी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं और ऐड करूंगी अनिल जी कि बहुत सारे सवाल ये भी होते हैं कि स्कूल का कैसे हैंडल करें। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ सुबह 10 से 11:30 तक टीचर्स के लिए हम एक सेशन लेते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर शुचि इसमें हिंदी में अगली बार बोलना, जून में शुचि आपका है ना हिंदी का? हाँ जी। तो जून के पहले संडे को डॉक्टर शुचि और उनकी टीम हिंदी में टीचर्स के लिए लेंगी। बट द पॉइंट इज कि टीचर्स को डायबिटीज के बारे में पता होना चाहिए। टीचर्स के जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा को भी पता होना चाहिए वही सब चीजें। तो आप भी प्लीज ज्वाइन करें उन टीचर के सेशंस में, आप भी उससे जानकारी पाएं और डेफिनेटली अपनी टीचर्स को बताएं, अपने बच्चे की टीचर्स को, कि वो ज्वाइन करें ताकि स्कूल में उसका बच्चे का अच्छा देखभाल हो सके। तो डॉक्टर शुचि को मैं ये भी थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर डूइंग द टीचर सेशन फॉर नेक्स्ट टाइम। और आज के लिए थैंक यू कहना चाह रहे हैं, और वो कह रहे थे कि मैं थैंक यू कह के उठना चाह रही हूँ। थैंक यू नहीं, बस आप वाइंड अप ही कर रहे हैं। खुश रहो सारे। जी थैंक यू मैम जी। सो वी कैन वाइंड अप नाउ। यस मैम। तो फर्स्ट संडे हमारी मीटिंग होती है स्कूल्स की एजुकेशन के लिए। सेकंड संडे हमारी जूम ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, तो प्लीज ज्वाइन करें। और योगदान फाउंडेशन की तरफ से फर्स्ट संडे और थर्ड संडे ऑफलाइन कैंप होता है योगदान फाउंडेशन में, आके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। योगदान की वेबसाइट पे जाकर के व्हाट्सएप नंबर से आप अपने आप को कांटेक्ट कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं, और एड्रेस, लोकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू अनिल जी। Thank you, ma'am. Thank you so much to join us. Thank you, everyone. Riddhi ma'am, Anju ma'am. Thank you, ma'am. Anju ma'am, as always, wonderful session. Thank you. Bye, ma'am. Bye. नमस्कार। Namaskar. Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life.